already started with chapter exemptions from GST और यहां पे exemption of goods जो है वो लिस्ट आपको तैयार नहीं करनी है। हालांकि exemption from services आपको तैयार करना है। कुछ सर्विसेज जो कि exempted हैं वो ऑलरेडी हमने देख लिया, कुछ और सर्विसेज हमें देखनी है। आइए उसे शुरू करते हैं। Next that we need to see is passenger transportation services. Although normally तो passenger transportation services taxable हैं, लेकिन कुछ exempted भी हैं। अब कुछ जो exempted हैं वो बैठा लेते हैं अपने दिमाग में। क्या क्या? एंट्री नंबर 15 कहता है, एंट्री नंबर अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री नंबर याद ही नहीं करिए, छोड़ दीजिए, एंट्री नंबर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न एंट्री नंबर। आप बस ये याद रखिए ये सर्विस एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, बस कि एग्जाम में अगर उस सर्विस का नाम लिखा रहे तो मुझे याद आ जाए, क्लिक कर जाए कि यस दिस इज एग्जेम्प्ट और इस पे जीएसटी नहीं लगना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाई एयर। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, एम्बार्किंग फ्रॉम, एम्बार्किंग का मतलब होता है हवाई जहाज में चढ़ना, और टर्मिनेटिंग इन, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है उतरना। अगर आप हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं या फिर उतर रहे हैं, कहां पे? एक ऐसे एयरपोर्ट में जो कि लोकेटेड है कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। मतलब अगर आप अरुणाचल प्रदेश के एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं या फिर अरुणाचल प्रदेश के एयरपोर्ट से चढ़ रहे हैं, कहीं के लिए भी, या कहीं से भी अरुणाचल प्रदेश के एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड बगडोगरा, ऐसी जगह से आप अगर हवाई यात्रा शुरू कर रहे हैं या फिर यहां पे आप उतर रहे हैं, तो ऐसे में जीएसटी आपकी हवाई यात्रा पे नहीं लगेगा। बड़ी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात कि इन जगहों से मैंने हवाई यात्रा शुरू की या फिर हवाई यात्रा खत्म की तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगली बात, क्यों? ये सब अनडेवलप्ड स्टेट है। ठीक है, यहां तो वैसे ही कोई नहीं आता जाता है। ठीक है, कुछ लोग आए जाए, अच्छी बात है। ठीक है, सरकार इनको ग्रो कराना चाहती है। ये बहुत सारे तो इसमें से स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले सब जगह ही हैं। फिर है नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, इस पे भी जीएसटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैरियज समझते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैरियज क्या होता है? जैसे मैं हायर कर लेता हूं, टैक्सी हायर कर लेता हूं कि मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। ठीक है, तो नॉन एसी अगर है, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज है, तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। अदर देन रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी क्या होता है समझते हो? रेडियो टैक्सी, ये ओला, उबर, ये सब भी रेडियो टैक्सी की कैटेगरी में आता है। रेडियो टैक्सी की कैटेगरी में होता है कि आप फोन कर देंगे या ऐप से आप बुक करते हैं कैब, और कैब तुरंत आपकी जगह पे आ जाती है, इसको कहा जाता है रेडियो टैक्सी। और ये सब धंधा करने वाले लोग बड़े लोग हैं। देखिए, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक टैक्सी वाला, मेरे पास एक अपनी टैक्सी है, मुझे लोग हायर कर लेते हैं, कहते हैं यहां ले चलो वहां ले चलो। सरकार कह रही है मैं जीएसटी के दायरे से बाहर हूं, नॉन एसी गाड़ी चलाता हूं और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है, एक गाड़ी लेके चला रहा हूं, तो गवर्नमेंट मुझे जीएसटी के दायरे से बाहर कर रही है। अब जो ये बताइए, फोन करके पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बोलता हूं तुरंत एक गाड़ी चली आती, किस कंपनी में बात की हो फोन करके जा बताओ तो? बड़ी कंपनी होगी, ओला, उबर, या इस तरीके के जितने भी लोग हैं ये बड़े लोग हैं। गवर्नमेंट कह रही है इनसे जीएसटी लेंगे, तो वही कह रही है रेडियो टैक्सी वालों के लिए ये जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है, वो जीएसटी के दायरे में है। राइट, रेडियो टैक्सी इज वेयर थ्रू ऐप, थ्रू फोन कॉल्स यू कैन जस्ट इनवाइट द टैक्सी एट योर प्लेस। या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म। अच्छा, जो टूरिज्म वाली गाड़ियां होती हैं, जो टूर कंडक्ट ही कराती हैं, कंडक्टेड टूर होता है, मतलब वो गोवा के लिए गाड़ी जा रही है, ठीक है, चार्टर है, हायर पे कह रहे हैं, वो सब के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ये जो टूरिज्म वगैरह वाली गाड़ियां होती हैं वो सब और या फिर जो टूर वगैरह कंडक्ट कराते हैं, ये लोग के महंगे चार्जेस होते हैं, ये बड़ी कंपनियां होती हैं, ये लोग जीएसटी में हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग में बैठाइए क्या चीज जीएसटी के दायरे से बाहर है? कोई बंदा के पास एक गाड़ी है, कार है, अपना खुद ही वो चलाता वलाता है, तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। फिर स्टेज कैरियज। स्टेज कैरियज क्या होता है? जिस गाड़ी में 6+ पैसेंजर बैठ सकते हैं, मतलब 6 से अधिक पैसेंजर, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ के कम से कम भी 6 लोग बैठेंगे उसमें, 6 से ज्यादा लोग बैठेंगे, तो उसको कहा जाता है स्टेज कैरियज।
ठीक है। अदर देन एसी स्टेज कैरियर, मतलब नॉन एसी वाली बड़ी गाड़ी, ये 6+ वाले में कौन सी आ जाएगी, जैसे इनोवा वगैरह आ गई या मिनी वैन वगैरह आ जाएगी, ठीक है, जिसमें ड्राइवर के अलावा 6 लोग और बैठ सकते हैं। तो अगर वो नॉन एसी है तो बेसिकली ये सब जीप वगैरह इसमें आती है, इस कैटेगरी में ना जीप वगैरह आता है, ठीक है। 6 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर के अलावा, नॉन एसी भी है। उसकी बात कर रहा है, अगर आप जीप चलाते हो तो आपको जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट ये वाला देख लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय रेलवे। रेलवे पे जीएसटी नहीं है, रेलवे की जो टिकट होती है उस पे जीएसटी नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास की या एसी की टिकट लोगे तो जीएसटी है, जीएसटी एप्लीकेबल है यहां पे फर्स्ट क्लास और एसी पे, ठीक है। मेट्रो पे, मोनोरेल पे और ट्रैमवे, इन पे भी जीएसटी नहीं है। मेट्रो क्या होती है, जो जमीन के नीचे चलती है उसको मेट्रो कहते हैं। मोनोरेल क्या होती है, जो पुल वगैरह ब्रिज वगैरह बना के ऊपर से चलती है, जमीन के ऊपर चलती है, उसको कहा जाता है मोनोरेल। ट्रैमवे क्या होती है, जो जमीन पे चलती है, जमीन के अंदर चलेगी तो मेट्रो कहते हैं, ऊपर चलती है, जमीन के ऊपर चलती है, ठीक है, जमीन पे नहीं, 3 चीज हो गई ना, जमीन के अंदर, जमीन पे और जमीन के ऊपर। तो ये अगर जमीन है, इसके नीचे चल रही है तो मेट्रो है, ठीक है, जमीन पे चल रही है तो ट्रैमवे है, जमीन के ऊपर चल रही है तो मोनोरेल है। मोनोरेल वगैरह ऐसी होती है जो ब्रिज वगैरह पे चलती है। मोनोरेल बोलते भी क्यों है, उस पर सिंगल ट्रैक होती है। गाड़ी देखिए इस तरीके की कि नहीं, सिंगल ट्रैक रहती है ये ब्रिज, ठीक है, और ट्रेन इसी पे लटकी रहती है, इसी पे लटकी रहती है, दोनों तरफ निकली रहती है, इधर से फंसी रहती है, इधर से फंसी रहती है, और ये ट्रेन चल रही है। बीच में ट्रैक एक ही होता है, ये मोटा सा ट्रैक है, ये सिंगल ट्रैक है। जैसे जनरली रेलगाड़ी तो 2 पटरियों पे चलती है ना, ठीक है, उसके चक्के लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो मोनोरेल होती है उसके पटरी एक होती है, सिंगल पटरी होगी मोटी सी, ठीक है, और उसी पटरी पे चलती रहती है गाड़ी, थोड़ी सी इधर की तरफ पटरी के, थोड़ी सी इधर की तरफ लटकी रहेगी, ठीक है, और इस तरीके से वो फंस के चलती है, उसको मोनोरेल कहते हैं। ये जमीन के ऊपर चलती है, इन पे भी जीएसटी नहीं है। नेक्स्ट क्या है उस पे, इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज बहुत सारी जगह में, साउथ में चले जाइए तो आपको मिलेगा कि पानियों से, नाव से ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो जो नाव वाले को आप पैसे देंगे तो वो विदाउट जीएसटी देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये जो बस चलती है इस पे जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर टूरिज्म वाली बस चलेगी, गोवा के लिए बस जा रही है, तो उस पे जीएसटी है। मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा, इन पे जीएसटी नहीं है, ऑटो रिक्शा पे जीएसटी नहीं है, ठीक है। हम कार चलाते हैं, कार है मेरे पास, कैब है, उस पे भी जीएसटी नहीं है। हाँ देखिए, कार जब हम बोल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम रेडियो टैक्सी की बात नहीं कर रहे हैं। ये ओला, उबर, ये सब रेडियो टैक्सी वाली कैटेगरी में आती है। रेडियो टैक्सी किसको कहते हैं, वो फिर से सुन लीजिए, अगर नंबर डायल करके ऐप के जरिए आप कार को बुक कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेडियो टैक्सी, ठीक है, और उन पे जीएसटी है। नाउ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी कुछ जीएसटी के दायरे से बाहर है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, अगर आप रोड से माल भिजवा रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। कब, जब आप ट्रॉली से भिजवा रहे हैं, क्योंकि बोलता है एक्सेप्ट बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर कोई जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला माल ले जाएगा तब तो जीएसटी लगेगा। कोरियर वाले माल ले जाएंगे उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो कोरियर की सर्विस पे जीएसटी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस पे जीएसटी है। ट्रॉली से, रिक्शा से माल भेज दीजिए, जीएसटी नहीं लगेगा। इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज से भी जीएसटी नहीं लगेगा। बेसिकली गवर्नमेंट वाटरवेज को इंकरेज कर रही है, प्रमोट कर रही है। अगर एक जगह से दूसरी जगह हिंदुस्तान के अंदर ही माल पानी के जरिए जा रहा है, पानी के रास्ते,
ठीक है, गंगा जी में नौका पे माल डाल दिए और एक जगह से वो दूसरी जगह पार करा दिया, जीएसटी लगेगा नहीं। लेकिन वही माल अगर ट्रक से गया होता तो जीएसटी लगता। ठीक है, ट्रॉली से भेज दो नहीं लगेगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। देखिए बेसिकली ये सब याद करना है, रटना है कुल मिला के बस। बहुत सारे लोगों का दिमाग तेज होता है, वो एक बार सुनते हैं तो रट जाता है। बहुतों का दिमाग ऐसा होता है, वो एक बार सुनते हैं एक बार पढ़ते हैं तो रट जाता है। और बहुतों का दिमाग ऐसा होता है कि 10 बार पढ़ते हैं तो भी भूल जाते हैं। लेकिन करना यह है कि याद रखना पड़ेगा कि ये एग्जेम्प्टेड है, इन पे जीएसटी नहीं लगता। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल, अगर आप रेल से या फिर पानी वाले जहाज से इन आइटम्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। रिलीफ मटेरियल, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है, तो खाने की पैकेट रेल से पहुंचाई जा रही है वहां, ठीक है, पानी के जहाज से खाने की पैकेट पहुंचाई जा रही है वहां, तो जीएसटी नहीं लगेगा किराए पे। रेल के किराए पे, वेसल के किराए पे जीएसटी है, लेकिन अगर ये कहीं मिस हैपनिंग हुई है, कुछ हुआ है और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है तो जीएसटी नहीं लगेगा। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट पहुंचाया जा रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर के लिए रेल और वेसल का इस्तेमाल किया जा रहा है, न्यूज़पेपर पहुंचाने के लिए, मैगजीन्स पहुंचाने के लिए जीएसटी नहीं लगेगा। रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे का ही इक्विपमेंट या मटेरियल रेल से या वेसल से जा रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सब्जी फल ये सब कुछ रेल से जा रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। किस पे जीएसटी नहीं लगेगा? रेल के भाड़े पे, भाड़े की बात हो रही है। मिल्क, दूध, नमक, फूड ग्रेन, फूड ग्रेन का मतलब फ्लोर, पल्सेस, राइस, ठीक है, दाल चावल, ये सब की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ट्रेन से या फिर शिप से, तो भाड़े पे जीएसटी नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर खाद को कहते हैं, खाद वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। 21वां है, ये अभी बात हो रही थी रेल और वेसल की, ध्यान देना बच्चों, ये बात हो रही थी रेल और वेसल की। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, यानी रोड से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। रोड से ट्रांसपोर्टेशन होगा तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। और मोटा मोटी वो वाली बात फिर से यहां पे कही गई है, कहा गया कि एग्रीकल्चर, खेती वाले सामान की को पहुंचाया जा रहा है ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अभी 2 और 3 को छोड़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको मार्क भी कर लेना, इंपॉर्टेंट। अभी ये बात करते हैं आपसे, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन ये सब जा रहा है अगर ट्रक में, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। खाद जा रहा है तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन जा रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। रिलीफ मटेरियल जा रहा है, कहीं बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गई है, वहां पे खाने की सामग्री या राहत सामग्री कुछ भेजी जा रही है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट जा रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। मोटा मोटी मैं कहूंगा कि जो बात रेल और वेसल के लिए थी वो बात फिर से यहां पे है, लेकिन 2 बात और भी है। अब ये 2 बातें क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन ऑफन आते रहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक ट्रक वाला है, ये एक ट्रक वाला है, ये ट्रक वाला नहीं है, ये तो ट्रक है बच्चों वैसे, ठीक है, ये एक ट्रक है। इस पे पीछे लिखा हुआ है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, सही होता है ना ट्रक पे स्लोगन्स। ये ट्रक वाला है, इसमें मैंने अपना, ये देखो ये मैं हूं बच्चों, मैंने अपना एक बॉक्स यहां पे ट्रक वाले को दिया कि ये लो, इस डब्बे को पहुंचा दो। कोई जगह बताई मैंने, ये मैं हूं, मिस्टर ए मेरा नाम, ठीक है। मैंने उसको एक बॉक्स दिया कि इसे पहुंचा देना है, और उसने मुझे भाड़ा बताया 750 रुपया। कितना भाड़ा बताया पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का? 750 रुपया। वो मुझसे जीएसटी नहीं लेगा। अगर एक ट्रक वाला आपके पैकेट का, आपके डब्बे का 750 रुपए तक का भाड़ा लेगा तो आपसे जीएसटी नहीं लेगा, याद रहेगा सबको। अच्छा, अगर सर वो मुझे 900 रुपए का भाड़ा ले लेता तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिएगा, 750 रुपए तक का भाड़ा लेगा तो मुझे जीएसटी नहीं देना है। देखो ध्यान दो, इस ट्रक में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक दूसरे ने भी पैकेट दिया है, ठीक है, इसका पैकेट बहुत दूर तक पहुंचाना था, उससे लिया गया 5000 रुपए, ये बी है, इससे लिया गया 5000 रुपए। क्या जीएसटी लिया जाएगा? हाँ लिया जाएगा बच्चों। जिन लोगों के डब्बे का भाड़ा वो कितना ले रहा है, 750 रुपए तक, उनसे जीएसटी नहीं लेगा। अब दूसरी बात,
दूसरी बात बच्चों, ये रही ट्रक, ठीक है। इस ट्रक में सिर्फ और सिर्फ मेरा डब्बा, अकेले मेरे डब्बे को लेके ये ट्रक वाला जा रहा है, ये रहा मैं, ठीक है, मेरा नाम ए, और उसने बोला 1200 रुपए भाड़ा लगेगा अग्रवाल जी। मैंने कहा अच्छा 1200 रुपए भाड़े, तो अब जीएसटी लगेंगे क्या? मैंने तो यही सिखाया अभी बच्चों आपको कि हाँ 750 रुपए तक का भाड़ा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 750 से ज्यादा है तो भाड़ा पे जीएसटी लगेगा। लेकिन अब दूसरी बात बताने जा रहा हूं, पूरे ट्रक में जितना भी माल है, अगर पूरा भाड़ा मिला के 1500 रुपए तक ट्रक वाला ले रहा है, पूरे ट्रक में जितना माल है पूरा मिला के 1500 रुपए तक का भाड़ा ले रहा है तो भी जीएसटी नहीं लगता। अब ध्यान दो, मुझसे वो भाड़ा ले रहा है 750 से ज्यादा, लेकिन पूरे ट्रक में जो माल है वो अकेला मेरा ही तो माल है और वो 1200 रुपए का है। पूरे ट्रक में जितना माल होता है उसका भाड़ा अगर 1500 रुपए से कम लेता है ट्रक वाला तो भी जीएसटी नहीं लगाएगा, तो इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। आया समझ में क्यों नहीं जीएसटी लग रहा है? अब ध्यान से सुनो जीएसटी लगेगा कि नहीं। मेरे से उसने लिया 1200 रुपया और एक डब्बा और उसने रखा है बी का भी, और इससे लिया उसने 900 रुपया। अब बोलो जीएसटी लगेगा कि नहीं? देखिए 750 रुपए से ज्यादा, अब ये ए और बी क्या देखेंगे, अच्छा भाई साहब मुझसे तो 750 से ज्यादा लिया जा रहा है। ट्रक वाले का देखो 1500 रुपए से ज्यादा का टोटल भाड़ा भी है उसका, 1200 और 900 2100 रुपया, जीएसटी लगेगा इस पे भी लगेगा बच्चों 1200, जो अभी हम 2 मिनट पहले बोल रहे थे 1200 पे जीएसटी नहीं लगेगा, अब इस पे भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक वाले का टोटल भाड़ा 1500 से ज्यादा है, तो तब जीएसटी नहीं लगता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, अगर मैं अपना माल दे रहा हूं, ट्रक वाला भाड़ा मुझसे कितना लेगा, 750 रुपए तक लेगा तो जीएसटी नहीं लेगा। और या फिर अगर टोटल भाड़ा उसका 1500 रुपए तक का ही है तो भी जीएसटी नहीं लेगा। उसका टोटल भाड़ा, मेरा भाड़ा 750 तक का है तो जीएसटी मुझसे नहीं ले सकता, उसका भाड़ा अगर टोटल 1500 तक का है तो भी जीएसटी नहीं ले सकता। आओ सुनो बच्चों, मैं फिर से बोलता हूं, ये रही ट्रक, गलती नहीं करनी है अपने को, ठीक है, इसीलिए मैं सुंदर सुंदर ट्रक भी बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आप ध्यान से सुनिए मेरे क्वेश्चन को, ठीक है। ट्रक में देखो बच्चों, ये ए का पैकेट, ये रहा बी का डब्बा, सी का डब्बा, देखो इतने सारे माल लेके जा रहा है वो। ए से उसने भाड़ा मांगा, सबका भाड़ा भी बता दूं, ए से उसने कहा भाई मुझे 600 का भाड़ा चाहिए, अच्छा। बी से उसने कहा मुझे चाहिए भाड़ा 900 का, अच्छा। फिर सी से उसने कहा मुझे भाड़ा चाहिए 300 रुपए का। अब बात यह आती है किससे जीएसटी लेना है, किससे नहीं लेना है। क्या ए और सी से वो जीएसटी ले सकता है? नहीं लेगा। 750 रुपए तक का जो भाड़ा देता है उसको जीएसटी नहीं देना, तो ए और सी जीएसटी नहीं देंगे। अब बी से जीएसटी लेना है कि नहीं, ध्यान से सुनते हैं, बी से जीएसटी लेना है कि नहीं। बी का भाड़ा है 900 रुपया, 750 से ज्यादा। अब देखते हैं ट्रक वाले का टोटल भाड़ा कितना। ट्रक वाले का टोटल भाड़ा 900, 600, 1500, 3, 1800। ओ माय गॉड, ट्रक वाले का भाड़ा 1500 से ज्यादा और बी का अपना भाड़ा 750 रुपए से ज्यादा, इसलिए यहां जीएसटी लगेगा बी वाले भाड़े पे। सिर्फ बी के भाड़े पे जीएसटी लगेगा, ए और सी के भाड़े पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो इसी ट्रक में माल सिर्फ ए और बी का होता, ए का और बी का, ए का 600 रुपया भाड़ा, बी का 900 रुपया भाड़ा, क्या अब जीएसटी लगता? आइए ध्यान से सुनते हैं। ए से जीएसटी लग नहीं सकता क्योंकि ए का भाड़ा 750 से कम है। बी के भाड़े अब 750 से ज्यादा है, जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन फिर से सोचते हैं, लेकिन अगर टोटल ट्रक वाले का भाड़ा 1500 रुपए तक का है तो भी जीएसटी नहीं लगता। इस पूरे ट्रक वाले का भाड़ा ही 1500 रुपए है। 600 रुपए ए से लेगा, बी से लेगा 900, तो 1500 रुपया हुआ, इसलिए नो जीएसटी इस पे भी, नो जीएसटी इस पे भी। ओहो, 900 रुपए का भाड़ा यहां था तो जीएसटी लग रहा था, यहां है तो जीएसटी नहीं लग रहा। गजब, यहां भी जीएसटी नहीं, ये नो जीएसटी। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? बोलो, ठीक है। अच्छा, ये बात भी मालूम है कि नहीं कि जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज फॉल करता है। ये जीएसटी कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को। बिल में जीएसटी लगाएगा ट्रांसपोर्टर,
अब पे कौन करेगा? रेसिपेंट पे करेगा गवर्नमेंट को। ये रिवर्स चार्ज वाला केस है, रेसिपेंट हैज टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, राइट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया ना, दूसरा और तीसरा पॉइंट, ये एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अच्छा चलो एक बात बताओ, इस ट्रक में से मेरा सामान जा रहा है, ठीक है, मिस्टर ए का भाड़ा है 5,000 रुपया, ठीक है, जीएसटी लगेगा कि नहीं? आप कहेंगे यस लगेगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं ए हूं, मैं सब्जी भेजवा रहा हूं ट्रक वाले से, 5,000 रुपया का भाड़ा लेगा मुझसे, जीएसटी लेगा? नहीं, सब्जी पे कहां जीएसटी लगता है? देखो, सब्जी का अगर भाड़ा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये एग्जेम्प्ट है। दूध, दही, लस्सी ये सब भिजवा रहे हैं ट्रक से, भाड़े पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। मिलिट्री वालों का सामान भिजवा रहे हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। खाद भिजवा रहे हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। आटा, चावल, दाल भिजवा रहे हैं, जीएसटी नहीं लगेगा भाड़े पे, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन भिजवा रहे हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। तो कुछ आइटम तो ऐसे हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा, जिन पे जीएसटी लगेगा उन पे भी 750 रुपए तक का भाड़ा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये सिखा रहा हूं आपको कि 750 रुपए का भाड़ा तो कोई भी चीज का जीएसटी नहीं लगेगा। मैं कंप्यूटर भिजवा रहा हूं ट्रक से, जीएसटी लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, लेकिन 750 रुपए तक का भाड़ा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। और या फिर पूरे ट्रक का भाड़ा, पूरे ट्रक में जितना माल है उसका भाड़ा 1500 तक का है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये इग्नोर कर सकते हैं आप। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आइए कुछ पढ़ाता हूं आपको। 26 नंबर एंट्री ये याद करिए, सर्विसेज बाय आरबीआई, बहुत ऑफन पूछता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आरबीआई जो सर्विस देती है उस पर जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, दूसरा, बैंक वगैरह लोन देते हैं, ठीक है, बैंक वगैरह जो लोन वगैरह देते हैं इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। बैंक डिपॉजिट्स लेती है, ये भी सर्विस है जो जिसको वो इंटरेस्ट के रूप में पे करती है इस सर्विस का, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बैंक करती है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल इंडिया, नरेंद्र मोदी, 2,000 रुपए तक का कोई भी ट्रांजैक्शन अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जाता है तो उस पे जो रेसिपेंट है उसे कोई ट्रांजैक्शन चार्ज बैंक को नहीं देना है। ये गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है और उस पे कोई जीएसटी नहीं लगनी है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मेरी दुकान है, मेरे पास एक स्वाइप मशीन है, ठीक है, मेरी दुकान है, मेरे पास एक स्वाइप मशीन है, मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो डेबिट कार्ड से मुझे पेमेंट कर देता है। तो पता है अगर वो डेबिट कार्ड से मुझे 10,000 रुपए की पेमेंट करता है तो मेरे खाते में 10,000 रुपया नहीं आता है, वो बैंक जिसका हम मशीन लेके बैठे हैं ना वो चार्ज काट लेती है। जब वो मुझे नगद 10,000 रुपया देता है तो मेरी जेब में 10,000 रुपया नगद जाता है, लेकिन अगर वो मुझे कार्ड से पेमेंट करता है ना तो मेरे जेब में पैसे पूरे नहीं जाते हैं, मेरे जेब में पैसे कम जाते हैं, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज बैंक काट लेती है और उस ट्रांजैक्शन चार्ज पे फर्दर जीएसटी गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी, हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं अब तो, ठीक है, तो उस समय सभी लोग कार्ड और स्वैप करके परचेज करना शुरू कर दिए थे और दुकानदार जितने व्यापारी हैं वो कह रहे थे अच्छा सरकार तो काम करा रही है, लोग आते हैं कार्ड से स्वैप करते हैं, मेरे पास पैसे पूरे आते ही नहीं है, 1% का हम धंधा करते हैं, 2% का धंधा करते हैं, 2% बैंक ले लेती है, उस पर जीएसटी अलग से सरकार ले लेती है। अरे धंधा को चौपट करके रख दी है सरकार। तो सरकार ने कहा कि 2,000 रुपए तक के अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक वाले इस पे चार्ज नहीं लेंगे। ये बैंक वालों को निर्देश दिया गया, ध्यान दीजिएगा, अभी जीएसटी की बात नहीं कर रहे, बैंक वालों को निर्देश दिया गया कि अगर तुम्हारे यहां व्यापारी ऑनलाइन 2,000 रुपए तक की पेमेंट लेता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वैप करा के पैसा कस्टमर से ले रहा है, तुम्हारा बैंक का कस्टमर अगर अपने कस्टमर से 2,000 रुपए तक की पेमेंट ले रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वैप करा के, तो तुम उससे ट्रांजैक्शन चार्ज मत लेना। बैंक को यह निर्देश दिया गया और सरकार अपने लिए बोली कि हम उस पर जीएसटी भी नहीं लेंगे। 2,000, अरे बैंक जब चार्ज ही नहीं लेगा तो चार्ज पे तो जीएसटी लगता है, जब चार्ज लेगा ही नहीं तो जीएसटी होगा नहीं। अच्छा, अब ये निर्देश दिए गए बैंक वालों को। अब मैं आपको बताता हूं, हम लोग बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं लेते। जैसे मैं भी ऑनलाइन पेमेंट लेता हूं ना बच्चों आपसे फीस का,
तो हम लोग जो पेमेंट लेते हैं वो गेटवे के थ्रू लेते हैं। सीसी एवेन्यू गेटवे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पेपाल गेटवे, ये इंटरनेशनल कंपनी है पेपाल, वो गेटवे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, गेटवे सर्विसेज लेने से फायदा क्या होता है, वहां पे जितने भी बैंक हैं, जितने भी मोबाइल वॉलेट्स हैं, इन सब की इंटीग्रेशन एक बार में हो जाती है, क्योंकि वो कंपनी गेटवे वाली कंपनी ने सभी से टाई अप कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग ने गेटवे वाली कंपनी से टाई अप किया है, नॉट इंडिविजुअल बैंक्स, क्योंकि कितनी सारी बैंक है, सैकड़ों बैंक से हम टाई अप कैसे करेंगे। तो हम एक कंपनी से टाई अप करते हैं जिनका 100 कंपनी सैकड़ों बैंकों से टाई अप है ऑलरेडी। तो हमने टाई अप कर लिया पेयू मनी से, हमने टाई अप कर लिया सीसी एवेन्यू से, हमने टाई अप कर लिया पेपाल से। ठीक है, अब हम इन कंपनियों के जरिए जब पैसे लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट का निर्देश बैंकों को था, ना कि इन गेटवे वाली कंपनियों को। ये गेटवे वाली कंपनियां हैं, तो जब हम इनके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो बेसिकली ये क्या करते हैं, 2000 का भी ट्रांजेक्शन होता है ना, तो चार्ज कुछ ना कुछ जरूर लेते हैं। तो भैया हम किस लिए बैठे, हम तो इसी काम के लिए बैठे हैं, यही मेरा धंधा है कि तुम्हारे बिहाफ पे हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं बैंकों से और तुम्हें देते हैं। ठीक है, बैंक वाले भले 2000 तक के ट्रांजेक्शन पे पैसे ना ले, लेकिन मुझे तो लेना होगा ना, मेरा तो यही धंधा है, इसी का तो हम कमाते हैं। तो गेटवे वाले कुछ पैसा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, गेटवे वाले अगर कुछ चार्ज ले भी लिए तो सरकार उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगाएगी। अब मैं आपको समझाता हूं, मुझे अगर मेरा स्टूडेंट 2000 रुपए तक की पेमेंट करता है तो गेटवे वाला अपना चार्ज ले लेता है, लेकिन उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगाता। एक दूसरा बच्चा 3000 रुपए की मुझे पेमेंट करता है तो गेटवे वाला अपना चार्ज लेता है और उस चार्ज पे जीएसटी भी लगाता है। बात समझ में आई? यानी अगर 2000 रुपए तक की मुझे स्टूडेंट पेमेंट करता है तो गेटवे वाला बस अपनी चार्ज डिडक्ट करके, सीसी एवेन्यू ने अपनी चार्ज डिडक्ट करके मुझे पेमेंट कर दी। लेकिन अगर एक बच्चा मुझे 3000 रुपए की पेमेंट करता है तो सीसी एवेन्यू वाला अपना चार्ज, उस चार्ज पे जीएसटी दोनों घटा के मुझे पे करता है। रीजन बीइंग कि 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे सरकार जीएसटी लेती है, 2000 तक के ट्रांजेक्शन पे सरकार जीएसटी नहीं लेती है। क्लियर है बात सबको? यहां तक भी क्लियर हो गया? नाउ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, वैसे तो आपको पहले तो क्लियर करें, लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी लगता है। लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कलेक्ट करती हैं उस पे जीएसटी लगता है। कुछ गवर्नमेंट की विशेष स्कीमें हैं लाइफ इंश्योरेंस की जिन पे जीएसटी नहीं लगता। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है कोई बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चला रहा है एनपीएस के तहत, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीन जो अपने फोर्सेस हैं, ठीक है, मिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स, इनका अपना ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है। ये सरकार ने बना रखा है ग्रुप इंश्योरेंस फंड। यहां पे ये फंड जीएसटी कलेक्ट नहीं करती है। और कुछ जनरल इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, नहीं अभी भी लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। कुछ लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती। ये ऐसी स्कीमें जो आप कभी सुने ही नहीं होंगे, ठीक है। नॉर्मली जितनी स्कीमें हैं लाइफ इंश्योरेंस की, जो नॉर्मली सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती है, जो आप कराते हैं, उन सब पे जीएसटी है। जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, ठीक है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना आया था ना, कुछ 10 रुपया या 5 रुपया, कुछ 2 रुपया, कुछ ऐसे ही देना है हर दिन का। प्रधानमंत्री व्यय वरदान योजना, ये सब गवर्नमेंट की स्कीम होती है। ये सब छोटी मोटी स्कीमें होती है इंश्योरेंस की, ठीक है, गरीबों के लिए गवर्नमेंट बनाती है, प्रीमियम वगैरह बहुत कम लेती है, उन पे जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर है बात? नॉर्मल जो पॉलिसीज वगैरह इंश्योरेंस की बिकती है मार्केट में, उन सब पे जीएसटी है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, कुछ बॉडीज की सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं। चलिए किसकी किसकी हैं? ईएसआई, पीएफ, ठीक है, ईएसआई की सर्विसेज, पीएफ की सर्विसेज, एनपीएस की सर्विसेज, आईआरडीएआई की सर्विसेज, सेबी की सर्विसेज, ये सब एग्जेम्प्ट है। याद कर लीजिए, पीएफ, ईएसआई, एनपीएस, आईआरडीएआई, सेबी, इन सब की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आपने देखा था, अब जनरल इंश्योरेंस देखने जा रहे हैं आप। कुछ जनरल इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है। ध्यान दीजिएगा, अगेन वही बात कहेंगे, वो सब जनरल इंश्योरेंस जिससे आपका पल्ला नहीं पड़ा होगा।
हम अपने कार की, बाइक की इंश्योरेंस कराते हैं, इन सब पे जीएसटी लगता है। नॉर्मली जो हम इंश्योरेंस कराते हैं ना, अपना स्टॉक इंश्योरेंस कराते हैं, बिल्डिंग इंश्योरेंस कराते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं, इन सब पे जीएसटी है। ये सब छोटा मोटा कुछ योजना है इंश्योरेंस का, ये सब बहुत सारा तो ज्यादातर किसानों के लिए है, ठीक है, फसल से रिलेटेड इंश्योरेंस वगैरह है, उन सब पे जीएसटी नहीं है। मैं इसमें से बहुत लिमिटेड को टिक करूंगा, बस वो सब अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक तो ये रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये क्या होता है, जो मौसम के हिसाब से फसल उगती है कि इस मौसम में ये, इस मौसम में ये, तो उसका सरकार ने स्कीम निकाली है इंश्योरेंस की, ताकि अगर खराब हो जाए फसल तो किसानों को आत्महत्या ना करना पड़ जाए कि इतनी कर्ज ले रखे हैं, कहां से होगा, तो इंश्योरेंस किया जाता है उसका। ये सरकार की योजना है, उस पे जीएसटी नहीं लगता उसकी प्रीमियम पे। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो प्रीमियम देते हैं, उस प्रीमियम पे जनरली जीएसटी होता है। कुछ स्कीमें हैं लाइफ इंश्योरेंस की और जनरल इंश्योरेंस की जिसपे जीएसटी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस की कौन सी स्कीम पे नहीं है जीएसटी वो देख लिया आपने। अब जनरल इंश्योरेंस की कौन सी स्कीम के प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लिया जाएगा वो आप देख रहे हैं। एक तो जन आरोग्य बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सरकार की हेल्थ इंश्योरेंस है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, याद कर लीजिए, याद हो पाए तो। इस पे क्वेश्चन भी नहीं आते, बहुत रेयर सी बात है, अब कौन स्कीम के नाम याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ पेंशन स्कीम है जिसपे भी जीएसटी नहीं लगती। अटल पेंशन योजना, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, अटल पेंशन योजना, ठीक है। और वैसे तो मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी की खास बात क्या है कि ये किसी भी योजना में किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं डालते हैं। हालांकि बस एक यही योजना थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा योजनाओं में लीडर के नाम को डालती है, जवाहरलाल नेहरू योजना, ठीक है, फलाना फलाना राजीव गांधी योजना, फलाना गांधी योजना, उसमें हमेशा लीडर्स के नाम होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस योजना देश के लिए होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रोमिनेंट लीडर बीजेपी के रहे हैं हमारे देश के, तो इनको सम्मान देने के लिए उन्होंने एक योजना में इनका नाम डाला। हालांकि सैकड़ों हजारों योजनाएं उन्होंने बनाई और सभी योजनाओं का नाम प्रधानमंत्री योजना तो फलाना धमाका, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं डाला गया, एक यही योजना में डाला गया है। अच्छा, कोई भी और पेंशन स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट लाती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो अटल पेंशन योजना और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पेंशन योजना लाती है तो उसकी जो अमाउंट डिपॉजिट होगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट, ये क्या है? आपको पता है कि गांव में छोटी छोटी कॉरेस्पॉन्डेंट खोले जा रहे हैं, मतलब बैंकिंग के लिए, कि एसबीआई क्या करती है, एक गांव में कोई जनरल मर्चेंट की दुकान है, उसको कहती है कि एक काम करो, रोज के तुम पैसे कलेक्ट कर लिया करो, ठीक है, खाते तुम्हारे यहां मेंटेन रहेंगे, मतलब पब्लिक आएगी तुम्हारे यहां पैसा जमा करेगी और शाम को बैंक से एक बंदा आएगा और तुम्हारा पैसा पूरा लेते हुए चला जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे बैंकें अब वो हर जगह तो पहुंच नहीं गई हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे गांव में क्या किया गया है, जहां पे बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोलती है, वहां पे जो जनरल मर्चेंट की या दूसरी दुकानें होती हैं, उन दुकानदारों को कहती हैं कि आप ही बैंक के फैसिलिटेटर बन जाइए। वहां पे बोर्ड भी लगा देती है, एसबीआई बैंक फैसिलिटेटर, ठीक है। वो बंदा क्या करता है, एसबीआई के बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करता है, ठीक है, और शाम को एक बैंक से बंदा आएगा और दिन भर में जो कलेक्शन होगी वो लेके चला जाएगा, ठीक है। और कोई पैसे भी निकालने आएगा, खाते में पैसे हैं तो वो चेक करके ऑनलाइन उसके पास भी वो सर्वर होगा जिसपे वो बैलेंस वगैरह क्लाइंट के चेक कर पाएगा, ठीक है। तो चेक करेगा, बैलेंस है तो उसको पैसे भी दे देगा, इस तरीके का सिस्टम है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर बनते हैं बैंकों के, तो वो लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं बैंक को, तो बैंक उनको पैसे भी देती है इस काम के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये फैसिलिटेटर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंट बना देते हैं, कुछ इंटरमीडियरीज बनाते हैं, ठीक है। इंटरमीडियरीज क्या होता है, जैसे बैंक मुझसे टाई अप करती है। बैंक थोड़ी ना जाके गांव में एक एक दुकानदारों से ये टाई अप कर पाएगी, बैंक मुझसे टाई अप करती है। राज अग्रवाल जी, मुझे 1000 बैंक खोलनी है फलाने
एरिया में, इतने एरिया में 1000 बैंक के फैसिलिटेटर चाहिए। मैं कहता हूं ठीक है, मैं 1000 फैसिलिटेटर आपका करा दूंगा, ठीक है, तो मैं उसके लिए पैसे चार्ज करता हूं। क्या मैं जीएसटी लूंगा बैंक से? नहीं, इस पे भी जीएसटी नहीं। तो इंटरमीडियरी की सर्विसेज और कॉरेस्पॉन्डेंट की, अब जहां पे मैं खुलवाऊंगा उसको भी बैंक पैसे देगी, वहां पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अभी बाई गवर्नमेंट आप पढ़े थे, अब टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर हम सर्विसेज देते हैं कुछ, तो उस पर जीएसटी नहीं है। जैसे जीएसटीएन, आपको पता है ना जीएसटीएन क्या है? जिसने जीएसटी का पूरा नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये बेसिकली एक आउटसाइड थर्ड पार्टी है, हालांकि सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं इसको। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इक्विटी दोनों है, प्राइवेट इक्विटी ज्यादा है, गवर्नमेंट का स्टेक 49% है, प्राइवेट इक्विटी 51% है, ठीक है। तो जीएसटीएन एक थर्ड पार्टी हो गई एक तरीके से। ये जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रही है, पूरा नेटवर्क बना के, जिसपे आप रिटर्न फाइल करते हो, रजिस्ट्रेशन जिस पोर्टल के तहत कराते हो, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लीजिंग सर्विसेज, लीजिंग मतलब किराएदारी, रेंटिंग, रेंटिंग पे जीएसटी है, लेकिन कहां पे जीएसटी नहीं है? अगर आप अपफ्रंट अमाउंट कलेक्ट करते हो, अपफ्रंट का मतलब होता है एडवांस, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें बोली जाती हैं। जब हम किसी की दुकान किराए पे लेते हैं तो क्या बोला जाता है? एडवांस मनी देना होता है, सलामी भी बोलते हैं इसको हिंदी में, सलामी, पगड़ी देना, ठीक है। तो ये जो एडवांस मनी हम देते हैं, अगर ये 30 साल से ऊपर की लीज है, 30 साल या उससे ऊपर की लीज है, इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, फाइनेंशियल बिजनेस के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और ये किसके द्वारा जमीन दी जा रही है? बाई गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से हम जमीन ले रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या फिर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और 30 साल या उससे ऊपर के लिए ये लीज की जा रही है, तो जो मैं एडवांस मनी गवर्नमेंट को दूंगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट, अगर एसेट किराए पे दी जा रही है किसके द्वारा? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इंडियन रेलवे को, अगर एसेट किराए पे दी जा रही है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा इंडियन रेलवे को, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि आपको बता दें, किराएदारी पे, चाहे वो एसेट की किराएदारी हो, लैंड एंड बिल्डिंग की किराएदारी हो, इस पे जीएसटी लगता है। तो ये जो किराएदारी थी, इस पे जीएसटी नहीं था, उसी की बात हो रही थी। 17वां नंबर पॉइंट है लीगल सर्विसेज, वकीलों की फीस पे जीएसटी नहीं है, ठीक है तो बहुत लिमिटेड है और वो रिवर्स चार्ज में फॉल करती है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कंपनी सेक्रेटरी की और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, इन सब की फीसेस पे जीएसटी है। वकीलों की कौन सी फीस पे जीएसटी नहीं है और कोर्ट की कौन सी फीस पे जीएसटी नहीं है, ये देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे यहां पे ट्रिब्यूनल की और फिर बात करेंगे वकील की, ठीक है। यहां पे बात होगी छोटा वकील और सी पॉइंट में बात होगी बड़ा वकील, सीनियर एडवोकेट। बड़ा वकील, छोटा वकील क्या होता है? एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीनियर एडवोकेट बोला जाता है। ये बार काउंसिल डिसाइड करती है कि ये डेजिग्नेशन दी जा सकती है कि नहीं एक वकील को, सीनियर वकील वाली। आइए कोर्ट की सर्विसेज, कोर्ट भी क्या सर्विस देती है? हाँ भैया, कोर्ट भी सर्विस देती है, फैसला सुनाती है, सर्विस ही तो है, ठीक है। अगर कोर्ट सर्विस देती है किसी भी बंदे को अदर देन बिजनेस एंटिटी, मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज था और कोर्ट ने फैसला सुनाया, कुछ जो भी फैसला सुनाया, सर्विस दी? हाँ बिल्कुल दी। क्या जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी नहीं है। अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी को कोर्ट की सर्विस मिलती है तो उस पर जीएसटी नहीं है। अगर बिजनेस एंटिटी को मिलती है और 20 लाख तक का टर्नओवर है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं, ठीक है, मेरा एक कस्टमर के साथ केस हो गया था, वही केस कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने मुझे सर्विस दी, भाई मेरे केस को एडमिट किया। क्या कोर्ट की जो मैं फीस जमा करता हूं, कोर्ट फीस जमा करनी पड़ती है, अगर आप केस फाइल करते हैं तो कोर्ट फीस जमा करते हैं, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए तक का है तो जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, अगर मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हूं जहां पे 10 लाख रुपए के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है तो 10 लाख रुपए की लिमिट मेरे लिए लागू हो जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी।
अगर कोर्ट किसको सर्विस दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इन सबको, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब एडवोकेट की बात कर लेते हैं। फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल और एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस टू। अगर लीगल सर्विस एडवोकेट दे रहे हैं किसको, किसी दूसरे एडवोकेट को। कभी कभी होता है ना कि एक एडवोकेट को केस नहीं समझ में आता है तो दूसरे एडवोकेट से कंसल्टेंसी ले लेता है। तो एक एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट को लीगल सर्विस दे रहा है या फिर किसी दूसरे फर्म को एडवोकेट के लीगल सर्विस दे रहा है तो उसपे जीएसटी नहीं लगेगा। अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है और 20 लाख रुपए तक का उनका टर्नओवर है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। यानी अगर एक वकील ऐसे बंदे को लीगल सर्विस दे रहा है जो कि जीएसटी के दायरे में आता है, मतलब 20 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है, तब वकील की फीस पे जीएसटी लगेगा। और बड़ी सुंदर बात, तो अब रिवर्स चार्ज यहां पे फॉल करता है। वैसे भी जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो बिजनेसमैन की है। ध्यान दीजिएगा, वकील मेरा पर्सनल केस देख रहा है, जीएसटी लगेगा? नहीं। वकील मेरा बिजनेस का केस देख रहा है, मेरे बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख के अंदर है, जीएसटी लगेगा? नहीं। वकील मेरे बिजनेस का केस देख रहा है, मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, जीएसटी लगेगा। अब वकील की फीस पे हाँ लगेगा। लायबल कौन है जमा करने के लिए? रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है यहां पे, लायबल मैं हूं गवर्नमेंट को जमा करने के लिए। बड़े वकील की सर्विस लो, बात वही आएगी फिर से, ठीक है। बाकी यहां पे कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, देख लीजिएगा आप। तो दिस लिस्ट इज मेंट टू बी लर्न्ड, ठीक है। मैं एक गो थ्रू कर दे रहा हूं, इस लिस्ट को पढ़ दे रहा हूं आपके साथ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और थोड़ी बहुत बात अगर मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं ना तो वो आपको याद भी रहती है, आपके दिमाग में सेट भी रहेगा। तो यही पर्पस है इस बात को क्लास में आपके साथ पढ़ के सुनाने का। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट इवेंट, कौन से स्पोर्ट इवेंट्स की बात हो रही है? अगर आप स्पॉन्सरशिप देते हो, स्पॉन्सरशिप समझते हैं ना, हम अपना बैनर पोस्टर वहां पे लगाते हैं। जैसे आईपीएल होता है, देखते हो, जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके टी शर्ट पे किसी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, किसी कंपनी का। ग्राउंड पे किसी कंपनी का लोगो बना हुआ है। जो बाउंड्री होती है 4 और 6 रन वाली, उस बाउंड्री पे कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट मटेरियल है पूरी बाउंड्री भर, ठीक है। तो ये सब स्पॉन्सरशिप है, राइट। तो ये जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए आप पेमेंट करते हैं तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो स्पॉन्सरशिप इवेंट अगर एक स्पोर्ट्स इवेंट का है, स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट्स इवेंट का है, लेकिन यहां पे कौन से स्पोर्ट्स इवेंट की बात कर रहा है? जो गवर्नमेंट वाले हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी। जैसे आप आईपीएल में अपना ग्राउंड पे कुछ लिखवा देते हैं, ठीक है, स्पॉन्सरशिप दी आपने, तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। जैसे होता है ना डीएचएफ, क्या है उसका नाम, डीएलएफ, हाँ, डीएलएफ प्रेजेंट्स आईपीएल, तो डीएलएफ स्पॉन्सर कर रहा है आईपीएल को, क्या जो डीएलएफ पेमेंट करेगा आईपीएल को उस पर जीएसटी लगेगी? ऑब्वियसली लगेगी। हालांकि स्पॉन्सरशिप भी रिवर्स चार्ज में आता है, डीएलएफ को खुद ही क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये टैक्सेस पे करना पड़ेगा, जीएसटी लगेगा। लेकिन यही आईपीएल की जगह किसी गवर्नमेंट बॉडी का होता ये स्पोर्ट्स इवेंट और उसमें कोई स्पॉन्सरशिप करता तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अब है क्या कि गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स बॉडी उतने पॉपुलर ही नहीं है, उसमें कौन स्पॉन्सरशिप देगा, ठीक है। वो सब जो कॉलेज वॉलेज का कंपटीशन नहीं होता, सरकारी स्कूलों का क्रिकेट मैच होता है, कॉलेजेस का क्रिकेट मैच होता है, और उस पर कौन एडवर्टीजमेंट कराएगा, उस पर कौन स्पॉन्सरशिप देगा, कौन देखता ही है उसको, ठीक है। तो वो वाली बात है, वहां पे अगर आप स्पॉन्सरशिप देते हैं तो गवर्नमेंट ने जीएसटी माफ कर रखा है। फिर है स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। ये स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज क्या है मैं आपको बताऊं, ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं बेसिकली। वोकेशनल ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट ने जीएसटी माफ कर रखा है। हालांकि आपको अपना जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज जो दे रहे हो इसको अप्रूव कराना होगा, उसके लिए बॉडीज बनी हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, वहां से अप्रूव कराओगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें क्या आता है वोकेशनल ट्रेनिंग में? वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज का मतलब ये होता है कि हम ऐसी नॉलेज दे रहे हैं जिससे सामने वाला तुरंत
कुछ ही समय में 3 महीने में 6 महीने में कमाने के योग्य हो जाएगा। जैसे मैं कार चलाना सिखाता हूं और 2 महीने में कोई भी कार चलाना सीख के ड्राइवर की नौकरी पा सकता है। ठीक है, हम मेहंदी लगाना सिखाते हैं, सिलाई करना सिखाते हैं, मोबाइल रिपेयर करना सिखाते हैं, हम ऐसी चीज कराते हैं जिससे एक इंसान तुरंत योग्य हो जाता है कमाने के लिए, खुद अपनी एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाता है या फिर कहीं नौकरी पा जाता है। तो ऐसी एजुकेशन को, ऐसी ट्रेनिंग को कहा जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग। मैं किसको तैयार कर रहा हूं? मैं तैयार करता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, मैं इन सबको तैयार करता हूं। क्या मैं भी वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा हूं? नहीं। तो क्या मैं कमाने योग्य नहीं बना रहा हूं? मैं कमाने योग्य बना रहा हूं, लेकिन मैं कमाने योग्य बनाऊंगा बहुत लंबे समय में। मैं एक ऐसी तैयारी करा रहा हूं जिसमें बंदा 3 साल 4 साल 5 साल लेगा, तब जाके कहीं कमाने योग्य बनेगा। मैं ऐसी पढ़ाई करा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई को वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं कहते। वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसी पढ़ाई को, ऐसी ट्रेनिंग को कहा जाता है जिसमें 3 महीने 6 महीने के अंदर कमाने योग्य हो जाएगा बंदा। अब निकल गया इस मार्केट में, अब कमाएगा। ठीक है, तो इस पे जीएसटी नहीं है। मैं जो एजुकेशन दे रहा हूं इस पे जीएसटी है। वोकेशनल ट्रेनिंग अगर मैं दे रहा होता तो इस पे जीएसटी नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं एक 3 महीने का कोर्स बनाता हूं और मैं रजिस्टर करा लेता हूं, ठीक है, जिसमें मैं ये बताता हूं कि मैं एक सिंपल 10,000 15,000 रुपए की नौकरी दिला दूंगा, जीएसटी की ट्रेनिंग दूंगा आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करने आ जाएगी, आपको जीएसटी के दूसरे कंप्लायंसेस आ जाएंगे, आपको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आ जाएगी, और इससे आप किसी भी कंपनी में जाके जीएसटी का काम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, आप जूनियर अकाउंटेंट के रूप में आप नौकरी पा जाएंगे और आपको 10 से 15,000 रुपए की नौकरी भी मिल जाएगी अगर मैं कोई ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, और मैं रजिस्टर करा लेता हूं तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग है। जो मैं बच्चों से फीस लूंगा इस कोर्स को कराने के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, अगर आप गाना गाते हैं, नाचते हैं, थिएटर परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं, म्यूजिक, नाचना, गाना, थिएटर परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? अब बाबा रामदेव की तरफ पेट हिला दो एकदम अंदर करके, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इन परफॉर्मेंस। बहुत सारे लोग आते हैं, चाकू लेते हैं, जीप के आर पार करा देते हैं, दैट इज ऑल्सो इन थिएटर परफॉर्मेंस। ठीक है, उल्टा सीधा कूदना, व्हाटएवर, तो दीज आर थिएटर परफॉर्मेंसेस। अगर आप नाचना, गाना, थिएटर परफॉर्मेंस देते हैं और एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस का 1.5 लाख रुपए तक ही लेते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप शाहरुख खान है, सलमान खान है और आपके एक स्टेज शो का पैसा 10 करोड़ रुपए होता है तो निश्चित है आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो छोटे कलाकारों को गवर्नमेंट ने यहां पे फायदा दिया है कि अगर आपकी एक परफॉर्मेंस 1.5 लाख रुपए तक की है तो आपको जीएसटी नहीं लेना है अपनी परफॉर्मेंस फी पे। ठीक है, ये छोटे कलाकारों को फायदा सरकार ने पहुंचाया है। अगर आप बड़े आर्टिस्ट हैं, आपकी फीस करोड़ों रुपए में आती है, 1.5 लाख रुपए से ऊपर आती है एक परफॉर्मेंस की, देन यू आर लायबल टू कलेक्ट जीएसटी ऑन योर परफॉर्मेंस फीस। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए पर परफॉर्मेंस तक का छोटे कलाकारों को जो मिलता है वो जीएसटी नहीं लेते हैं। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट, एडमिशन टू वेरियस इवेंट का मतलब जो एंट्री फीस होती है, किसी म्यूजियम में जा रहे हो, नेशनल पार्क में जा रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हो, टाइगर रिजर्व या जू में जा रहे हो, तो जो एंट्री फी की टिकट होती है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कहां कहां? बेसिकली ये वो चीजें हैं जहां पे लोग जाना छोड़ चुके हैं। हां, आजकल के बच्चे कहां जाते हैं? सिनेमा हॉल जाते हैं। ठीक है, और नहीं तो पूरे दिन घर पे मोबाइल पे पड़े रहते हैं। आजकल के बच्चे तो घर के बाहर भी नहीं जाते। ठीक है, भूल गए वो कभी कि किसी जमाने में लोग म्यूजियम जाते थे, पार्क वार्क जाते थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते थे, टाइगर रिजर्व में जाते थे, जू में जाते थे। गवर्नमेंट कह रही है कि इन सब की एंट्री टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल में एंट्री करनी हो तो उसकी टिकट है, जहां जहां मॉन्यूमेंट्स में एंट्री करने की टिकट है वहां पे भी जीएसटी नहीं लगी। जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जिसको सरकार बचा के रखी है, उसकी एंट्री टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, जो बहुत सारे महल वहल की एंट्री होती है। ठीक है, हमारे तो बगल में ही एक मॉन्यूमेंट है, क्या नाम है उसका, एक महल है, तो बेसिकली उसका भी क्या है कि एंट्री टिकट वगैरह होता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं है। फिर
राइट टू एडमिशन टू, अच्छा अगर आप सर्कस जा रहे हैं, डांस जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस हो रही है, वहां जा रहे हैं, अवार्ड फंक्शन हो रहा है, ठीक है, जी सिनेमा अवार्ड, तो फलाना धमाका, सोनी अवार्ड, ये सब में जा रहे हैं आप, ठीक है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस में जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है उसमें जा रहे हैं, प्लेनेटेरियम में जा रहे हैं, अब 500 रुपए से ऊपर की टिकट है तो जीएसटी लगेगा, और 500 रुपए तक की टिकट है तो जीएसटी नहीं लगेगा। हम यहां लिख दे एंट्री फी अप टू 500 एग्जेम्प्ट है। किसी नाच गाने का शो हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, ठीक है, कोई सर्कस चल रहा है, प्लानिटेरियम वगैरह में जा रहे हो, 500 रुपए तक की टिकट है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 500 रुपए के ऊपर की टिकट है तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप जू में जा रहे हो, नेशनल पार्क में जा रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व में जा रहे हो, टिकट कितने की भी हो जीएसटी नहीं लगेगा। किसी जू का अगर टिकट 1000 रुपए का भी है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, हालांकि हर जू का टिकट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ही होता है, 50 रुपए, 100 रुपए भी नहीं होता है, लेकिन मान लो है 1000 रुपए है, 10,000 रुपए है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। जहां तक रही परफॉर्मेंसेस की बात, जहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है, नाच गाना सर्कस फलाना धमाका हो रहा है, वहां पे 500 रुपए तक की टिकट पे जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी है। अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी क्या है ये भी समझ लीजिए। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, आईपीएल एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट का नहीं है। आईपीएल तो जुआ की जगह है, ठीक है, यहां तो बड़े बड़े सौदे होते हैं और जुआ होता है बस। अगर आप आईपीएल में जा रहे हो और आईपीएल की टिकट 400 रुपए की है, हालांकि है नहीं, वो तो ज्यादा की है, लेकिन मान लो आईपीएल की टिकट 400 रुपए की है तो 400 रुपए पे भी जीएसटी लगेगा। यहां पे किसकी टिकट पे बोला गया है 500 रुपए तक जीएसटी नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप आईपीएल मैच देखने गए, टिकट थी 400 रुपए की, जीएसटी लगेगा कि नहीं, तो बच्चों लगेगा जीएसटी। आईपीएल इज नॉट एन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, अंडरस्टूड। आइए उसके बाद अब हम अगला देखेंगे, सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी वगैरह क्या होती है, जैसे सोसाइटीज, क्या एसोसिएशन, जैसे अगर मान लीजिए एक सोसाइटी है जिसमें 200, 300, 400 फ्लैट्स हैं, ठीक है, तो सोसाइटी कैसे चलती है, उस सोसाइटी के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है, उस पूरी सोसाइटी के कॉमन एरिया की साफ सफाई होती है, उस सोसाइटी में पार्क है तो पार्क की मेंटेनेंस है, स्विमिंग पूल है, जिम है, उन सब की मेंटेनेंस में खर्चा होता है। तो जितने भी फ्लैट ओनर्स होते हैं उन फ्लैट ओनर से हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट मेंटेनेंस के नाम पे लिया जाता है, और जो पैसा लिया जाता है उससे सोसाइटी को चलाया जाता है, सोसाइटी में वो पैसे खर्च हो जाते हैं, किसी बाहरी पे वो पैसे खर्च भी नहीं होते हैं। तो ये जो सोसाइटी होती है ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, ये कमाने के लिए नहीं है, पैसा उतना ही लिया जाता है फ्लैट में रहने वालों से जितना पैसा खर्च होता है इन चीजों पे, ठीक है। अगर 7,500 रुपया महीना एक फ्लैट ओनर से लिया जाता है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक फ्लैट ओनर से 7,500 रुपए महीना से भी ऊपर लिया जाता है तो जीएसटी लगेगा। बात समझ में आ गई? तो यही चीज याद रखिएगा, अगर एक फ्लैट पे 7,500 रुपया महीना तक दिया जा रहा है तो जीएसटी नहीं है, और 7,500 रुपए महीना से ज्यादा दिया जा रहा है तो जीएसटी है। अब मैं इस बात को बहुत ढंग से आपको अच्छे से समझा दूं, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। कहेगा कि एक सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट भी है, 3 BHK फ्लैट भी है, 4 BHK फ्लैट भी है और 5 BHK फ्लैट भी है, और मेंटेनेंस चार्जेस सबसे अलग अलग लिया जाता है। 2 BHK के 100 फ्लैट है, 3 BHK के 50 हैं, 4 BHK के 25 हैं और 5 BHK के 10 फ्लैट हैं, ठीक है। 100 भी जो 2 BHK वाले फ्लैट है इनसे 4,000 रुपए महीना लिया जाता है, और ये जो 3 BHK फ्लैट है इनसे लिया जाता है 6,000 रुपए महीना। 4 BHK वालों से 8,000 रुपए महीना लिया जाता है और 5 BHK वालों से 10,000 रुपए महीना लिया जाता है। सोसाइटी लेती है ये मेंटेनेंस के नाम का पैसा, भाई जो जितनी बड़ी फ्लैट में रहता है उससे ज्यादा पैसा मेंटेनेंस का भी लेते हैं। अब बात क्या करनी है, किनसे जीएसटी लिया जाएगा, किनसे नहीं लिया जाएगा? इन दोनों से जीएसटी नहीं लिया जाएगा। जिनके पास 2 BHK और 3 BHK फ्लैट है उनके पैसे पे जीएसटी नहीं लगेगा, इस पैसे पे जीएसटी लगेगा। 4 BHK वाले से जब 8,000 रुपए लिया जाएगा तो उसको 8,000 प्लस जीएसटी देना है, ठीक है।
इनसे जब पैसा लिया जाएगा तो इनको भी 10,000 प्लस जीएसटी देना है। बात समझ में आ गई? किसको जीएसटी देना है? जो 7,500 रुपए महीने से ज्यादा दे रहे हैं। तो एक ही सोसाइटी में भी तो ऐसा हो सकता है ना, कुछ से 7,500 से ज्यादा लिया जा रहा है, कुछ से कम लिया जा रहा है, छोटे फ्लैट वालों से कम लिया जा रहा है, बड़े फ्लैट वालों से ज्यादा लिया जा रहा है। तो जो भी 7,500 रुपए महीने से ज्यादा देगा वो जीएसटी के साथ पेमेंट करेगा, अलॉन्ग विद जीएसटी। कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई यहां तक? अब अगला पॉइंट देखिए 77A एंट्री नंबर में क्या है। अच्छा, ये तो हो गई किसी सोसाइटी के मेंबर हैं तो हम सोसाइटी में पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम किसी बॉडी के मेंबर हैं जिसका काम क्या है, ट्रेड प्रमोशन, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए काम करती है, ठीक है। हम किसान हैं और एक कमिटी है जो किसान के को इंकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, किसानों की हेल्प करती है वो कमिटी। हम उसके मेंबर बन गए और हर महीने हम 1,000 रुपया देते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। 1,000 रुपए से ज्यादा देते हैं तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। जैसे व्यापारियों का संगठन है, 1,000 रुपए से ज्यादा अगर दिया जा रहा है महीने का तो जीएसटी लगेगा। तो अगर हम किसी इंडस्ट्रियल वेलफेयर या एग्रीकल्चर लेबर फार्मर, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, उस कमिटी के हम मेंबर बने हैं और 1,000 रुपए से ज्यादा देते हैं तो जीएसटी लगेगा। आइए लास्ट कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं, अदर एग्जाम सर्विसेज। इसमें बाकी सबको डाल दिया गया है। एंट्री नंबर 2 है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न। एक चलता हुआ बिजनेस किसी को एज इट इज पकड़ा दिया जाए, मतलब एज इट इज चलता हुआ बिजनेस, कुछ नहीं छू रहे हैं, हाथ भी नहीं लगा रहे किसी चीज को, जो डेटर है, क्रेडिटर है, सब चीज छोड़ दिए, स्टॉक सब छोड़ दिए, बिल्डिंग सब पकड़ा दिए, किसी को चाबी पकड़ाए और निकलते बने चलते हुए बिजनेस का, जिसका मैंने 5 करोड़ रुपए लिया। किसी को चाबी पकड़ाए, चलते हुए बिजनेस का 5 करोड़ रुपए लिया और हम भी चलते बने, तो क्या 5 करोड़ रुपए पे जीएसटी लेना है मुझे? नहीं। किसी को आप चलता हुआ बिजनेस हैंडओवर करके कंसिडरेशन लेते हैं तो जीएसटी नहीं लगता उस पर। एकदम कुछ भी हाथ लगाए बिना, एकदम एज इट इज गोइंग कंसर्न पकड़ा देते हैं। आज तक आप मालिक थे, कल से कोई दूसरा उस चेयर पे बैठा है बस, और मैंने अपना पैसा लिया, उस पर जीएसटी नहीं लेना। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अच्छा, घर किराए पे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम किसी को ऑफिस किराए पे देते हैं तो जीएसटी लगेगा, लेकिन किसी को घर किराए पे देते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, घर किराए पे देते हैं घर रहने के लिए। अच्छा, किसी ने अपना घर किराए पे दिया लेकिन हम वहां पे ऑफिस खोल लिए, जीएसटी लगेगा? हाँ। किसी ने मुझे घर दिया है, रहने वाला घर, और मैं रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, घर दिया है और घर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, रेजिडेंस की तरह, तब जीएसटी नहीं लगेगा। होटल के केस में 1,000 रुपए से ज्यादा अगर एक दिन का किराया है तो जीएसटी लगेगा। 1,000 रुपया या उससे ज्यादा अगर किराया है तो जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर एक होटल में आप गए, वहां पे पीछे रिसेप्शन पे बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है, उस पे लिखा हुआ था रूम रेंट 1,200 रुपया। कितना लिखा था? रूम रेंट 1,200 रुपया, ठीक है। जीएसटी लगेगा यहां पे? हाँ बिल्कुल लगेगा। लेकिन आपने नेगोशिएट कर लिया, आपने कहा कि हम 1,200 रुपया नहीं देंगे, डिस्काउंट करिए, आपने 900 रुपए में तय कर लिया होटल वाले से। अब 900 रुपए पे जीएसटी लगेगा? हाँ लगेगा। ये 1,000 रुपए पर डे का मतलब क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये डिक्लेयर्ड टैरिफ की बात हो रहा है। होटल वाला कितना बोलता है, होटल वाले के पैम्फलेट पे, नोटिस बोर्ड पे या फिर रिसेप्शन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, उससे मतलब है, ठीक है। अगर वो 1,000 रुपया या उससे ज्यादा की टैरिफ डिक्लेयर करता है तो जीएसटी वो होटल वाला लेगा। अब वो 1,200 रुपया लिखिए, अगर 600 में भी कमरा दे दिया ना तो भी जीएसटी लेगा। हाँ, अगर वो खुद ही लिखा होता 990 रुपया रूम रेंट तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर 1,200 रुपया लिख के वो 900 रुपए में दे दिया ना तो भी जीएसटी लगेगा। वो 1,200 रुपया लिख के 100 रुपए में भी कमरा दे देगा ना तो जीएसटी लगेगा। उसको लिखना ही है 990 रुपया कमरे का किराया, तब जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन क्लियरेंस इन इंडिया। विदेश से अगर हवाई जहाज से माल आ रहा है कस्टम पोर्ट तक इंडिया के,
तो जो भाड़ा होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। विदेश से मेरा माल आ रहा है, मतलब इंपोर्ट में मुझे हेल्प मिल रही है, विदेश से मेरा माल आ रहा है कस्टम पोर्ट तक, तो भाड़े पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये है एक्सपोर्ट वाला केस 19 है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडियन पोर्ट से विदेश माल जा रहा है, इंडियन पोर्ट से विदेश माल जा रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा भाड़े पे, लेकिन ये एग्जेम्पशन सिर्फ 30 सितंबर 2019 तक ही है, इसके बाद ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये विड्रॉन है अब इस डेट के बाद से। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, शिप से, वही बात फिर से कह रहा है कि इंडियन कस्टम पोर्ट से विदेश माल जा रहा है, ये दोनों एक्सपोर्ट वाला भाड़ा है, एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, और ये वाला था इंपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। इंपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं है और वो विड्रॉ होने का भी कुछ नहीं है अभी। एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं है एज ऑन डेट, इस डेट के बाद से लेकिन क्या है, जीएसटी लगेगा एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन पे। 22वां पॉइंट देख लीजिए, ये क्या है, जैसे यूपी ट्रांसपोर्ट, बिहार गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की बसेस चलती हैं और हमने अपनी बस क्या की, यूपी ट्रांसपोर्ट को दे दी, यूपी गवर्नमेंट को दे दी ट्रांसपोर्ट के लिए चलाने के लिए, तो हम किराया लेते होंगे बस का, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो यही कह रहा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट एजेंसी एसटीयू अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। बड़ी वाली जीप, मिनी वैन या वैन या फिर कह लीजिए बस, ये अगर हम देते स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग को, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को कि आप इस बस को चलवाइए और मैं अपना भाड़ा लेता हूं, तो उस पर जीएसटी नहीं लेना है। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, किसी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हम ट्रक देते हैं, ठीक है, अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स। अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का मतलब क्या मींस होती है, ट्रक। एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हम अपनी ट्रक दे देते हैं, ठीक है, अब वो ट्रक चलवाए, एजेंसी वाला अपनी ट्रक चलवाए, तो मैं ट्रक का भाड़ा ले लेता हूं पर मंथ कुछ ना कुछ, उस पर जीएसटी मुझे नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्कूल वाले को अपनी बस दे देता हूं, अब स्कूल वाला अपना पेंट वेंट कराएगा, स्कूल का नाम लिखवाएगा और बस चलवाएगा, जिससे स्कूल के बच्चे आएंगे, फैकल्टी आएगा, स्टाफ आएगा, तो हमको तो उससे मतलब नहीं है, फैकल्टी बस स्टाफ उनका आता रहे, वो अपने बच्चों से खुद स्कूल वाला फीस लेगा, हम बस का किराया ले लेंगे महीने का महीने, जो भी तय होगा। तो क्या मैं अपने किराए पे जीएसटी लूंगा, कहता है नहीं। तो 3 केसेस आपने पढ़े जहां पे अगर मैं किराए पे अपनी गाड़ी देता हूं तो जीएसटी नहीं लगता, या तो स्टेट गवर्नमेंट को देता हूं बस चलाने के लिए, या तो किसी ट्रक वाली एजेंसी को मैं ट्रक दे देता हूं चलवाने के लिए, और या तो मैं किसी स्कूल वाले को बस दे देता हूं चलवाने के लिए, तो जो भाड़ा मैं लेता हूं उस पर जीएसटी नहीं लगता। आप जब एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे होते हैं हाईवे के जरिए, तो बीच में हाईवे को यूज करने के लिए टोल चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। इस टोल चार्जेस पे कोई भी जीएसटी नहीं होता, ठीक है। अब जो टोल चार्जेस तो समझते हैं ना कि आपकी गाड़ी को रोका जाता है और टोल टैक्स लिया जाता है क्योंकि आप हाईवे यूज कर रहे हैं। अब जो टोल टैक्स की कलेक्शन कर रहा है ना, वो बंदा वो ठेका लिया है सरकार से कि मैं यहां पे अपना टोल प्लाजा बैठाऊंगा और टैक्सेस कलेक्ट करूंगा। जब वो ठेका लेता है तो गवर्नमेंट लमसम में पैसा एक बार में उठा लेती है उससे। गवर्नमेंट ऐसे ठेका देती है कि फलाने हाईवे पे टोल प्लाजा लगाना है, 3 साल के लिए ठेका दे रहे हैं, बताओ कितना दोगे। तो जो सबसे बड़ा अमाउंट कोट करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको ठेका दे देती है, फिर वो टोल प्लाजा लगा के खुद पैसे कलेक्ट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट तो एक बार में पैसा लेके बैठी हुई है, 3-3 साल का टोल टैक्स एक बार में आ गया गवर्नमेंट के पास, तो ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी अमाउंट एन्युटी पे करके टोल प्लाजा बैठाया है, वहां पे लगाया है टोल प्लाजा, गवर्नमेंट को इकट्ठा पैसा दिया है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं, ये उसकी बात हो रही थी 23A, ठीक है। 25 क्या है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस पे जीएसटी नहीं है। जीएसटी की सप्लाई को डाला ही नहीं गया है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को जीएसटी के दायरे में डाला ही नहीं गया है, और जीएसटी से अभी भी बाहर है। बहुत उम्मीद है कि शायद बिजली को भी जीएसटी के दायरे में ला दिया जाएगा। तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है ना,
उसकी जगह पे फिर क्या लगा करेगा, जीएसटी लगा करेगा। एक इनक्यूबेटी अगर सर्विस देता है तो उसे जीएसटी नहीं लगाना है बिल में। इनक्यूबेटी वो होता है जो लोग, इनक्यूबेटी उसे कहते हैं जो अपने पैसे से धंधा नहीं कर रहा है। मेरे पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, मैं खूब पैसे कमाने की योग्यता रखता हूं, लेकिन 1 रुपया कमा नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास लगाने के लिए 1 रुपया नहीं है। मेरे दिमाग में एक से एक आइडिया है। 1000 करोड़ रुपए अगर मेरे पास हो तो 10,000 करोड़ रुपए तुरंत बना देंगे, लेकिन 1000 करोड़ रुपए क्या, मेरे पास 1000 रुपए नहीं है। मतलब बातें बड़ी बड़ी, दिमाग बड़ा है, लेकिन चवन्नी नहीं है जेब में कुछ करने के लिए। ऐसे बंदों को कहा जाता है इनक्यूबेटिव, ठीक है, वो होते हैं इनक्यूबेटिव। इनको जो पैसे देता है धंधा करने के लिए उनको कहा जाता है इंक्यूबेटर। उनको कहा जाता है इंक्यूबेटर, जो पैसा देता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा अनाप शनाप है, ठीक है, काम करने के लिए बुद्धि नहीं है, तो ये लोग पैसे लगाते हैं दूसरे के बिजनेस में। भाई तुम्हारे पास दिमाग है, मेरे पास पैसे हैं, लो पैसा दे रहा हूं, धंधा करो, कुछ पैसे बनाओ, ठीक है, दोनों लोग बांटेंगे उस पैसे को। तो इनक्यूबेटिंग की पहले बात कर रहे हैं अभी हम लोग, वो जिसके पास दिमाग है लेकिन पैसे नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको ज्यादा छूट दी है। गवर्नमेंट इसको छूट क्या दे रही है? कह रही है 50 लाख रुपए तक का टर्नओवर तुम्हारा बिना जीएसटी के होगा। 50 लाख रुपए तक का टर्नओवर बिना जीएसटी के होगा। हालांकि आपको पता ही है कि जीएसटी में दायरा क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इनको थोड़ी सी एक्सटेंशन दी गई है, 50 लाख रुपए तक ये बिना जीएसटी के काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात और, इनका टर्नओवर पिछले साल में भी 50 लाख रुपए तक का ही होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जैसे ही 50 लाख एक्सीड करेगा इनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। और 3 साल से ज्यादा इनको फायदा भी नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर 3 साल हो गया और अभी भी 50 लाख के नीचे ही चल रहा है तो अब बेनिफिट नहीं है, अब नॉर्मल रूल लगेगा, ठीक है। अब नॉर्मल रूल लगेगा, अब इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर इनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट सिर्फ 3 सालों के लिए है। 3 साल तक 50 लाख रुपए का टर्नओवर विदाउट जीएसटी चलेगा इनका, ठीक है। 49 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखते हो कि न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया का कोई भी न्यूज हो या टीवी चैनल के न्यूज पे कोई भी दुनिया जहान का न्यूज हो वो तुरंत आ जाता है, होता है कि नहीं? तो क्या आपको लगता है कि आज तक वाले कोई भी न्यूज तुरंत दिखा देते हैं? वो विदेश में कहीं हो रहा है तो भी तुरंत दिखा देते हैं, कैसे? क्या आज तक का बंदा हर गली नुक्कड़ में पूरे दुनिया भर में बैठा हुआ है क्या? कैसे उनको न्यूज मिल जाती है? बेसिकली न्यूज खरीदी जाती है। कुछ न्यूज एजेंसीज होती हैं जो पब्लिक को न्यूज नहीं देती हैं, वो लोग इस न्यूज चैनल वालों को और अखबार वालों को न्यूज बेचते हैं, ठीक है। कौन है वो लोग जो न्यूज बेचते हैं? कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो खुद यही काम करते हैं। वो लोग दुनिया भर से न्यूज कलेक्ट करते हैं और न्यूज एजेंसीज को बेचते हैं। पीटीआई, ये तो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये पूरी दुनिया भर से न्यूज कलेक्ट करती है और खुद न्यूज नहीं देती। इसका अपना चैनल या अखबार नहीं है प्रेस ट्रस्ट का, ये अखबार वालों को, न्यूज चैनल वालों को न्यूज बेचती है, ये कलेक्ट करती है पूरी दुनिया से। वैसे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इनका भी यही काम है, ये लोग न्यूज बेचते हैं। तो ये लोग जब न्यूज बेचते हैं तो पैसे लेते हैं, क्या उस पर जीएसटी लेंगे? नहीं, ये लोग न्यूज बेचते हैं न्यूज चैनल वालों को, अखबारों को, तो उस पर जीएसटी ये नहीं लेते। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी वाले हैं किराए पे किताबें बेच देते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी वाले चार्ज लेते हैं ना कि हफ्ते भर के लिए किताब ले जाओगे, ये आपको रेंट पे करना होगा बुक का, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज ये एजुकेशन प्रमोट करने के लिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एक ऑर्गेनाइजर बिजनेस एग्जीबिशन लगवा रहा है इंडिया के बाहर, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजर है इंडिया का, वो इंडिया के बाहर एक एग्जीबिशन लगा रहा है जहां पे आप भी अपना स्टॉल लगा सकते हैं, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजर बहुत हेल्प कर रहा है इंडिया के बिजनेस को विदेशों में ग्रो कराने के लिए। गवर्नमेंट कह रही है वो एग्जीबिशन वाला जब पैसे लेगा तो जीएसटी नहीं लेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जीबिशन लगवा रहा हूं, कहां पे? अमेरिका में,
ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं पूरा एग्जीबिशन। जो भी व्यापारी अपना माल वहां अमेरिका में स्टॉल लगा के दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो वो मेरे यहां स्टॉल बुक कर सकते हैं। तो सरकार कह रही है राज अग्रवाल बड़ा नेक काम कर रहा है, हिंदुस्तान के व्यापारियों को अमेरिका पहुंचा रहा है, वहां भी माल उनका बिकवा रहा है। हमारा देश भी ग्रो करेगा अगर वो व्यापारी हमारे देश के ग्रो करेंगे। तो ये सब किसके सौजन्य से हो रहा है? राज अग्रवाल की, क्योंकि ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वहां पे। तो गवर्नमेंट हमें फायदा पहुंचा रही है, कह रही है राज अग्रवाल जी आप जब पैसे लेंगे ना स्टॉल वालों से, वो व्यापारी इंडिया के जो वहां पे स्टॉल लगाएंगे, उन पैसों पे जीएसटी मत लेना, ठीक है, मुझे जीएसटी कलेक्ट नहीं करनी है। अगला है सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल। स्लॉटरिंग मतलब जानवरों को काटना, ठीक है, कुछ सारे जानवरों को काट काट के बेचा जाता है ना, तो ये स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स जो है, इसकी सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। 57 क्या है? सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकेजिंग, लेबलिंग। सब आप देखते हो ना, आप देखते हो मार्केट में जो फल की अच्छी दुकानें होती हैं, वहां पे एक एक सेब की एक एक अलग अलग पैकिंग होती है, स्टिकर लगा होता है, पैकिंग होती है, बड़े सुंदर सुंदर से चमकते हुए दिखाई देते हैं। कोई ठेले पे चले जाइए तो ऐसे ही सेब पड़े रहते हैं, वो चमकते भी नहीं है, स्टिकर भी नहीं होता है, पैकिंग भी नहीं होती है। वो ठेले पे सेब मिल रहा होगा, मान लीजिए, मुझे तो आइडिया नहीं है, मान लीजिए वो ठेले पे सेब बिक रहा होगा 100 रुपए, तो वो बड़ी वाली दुकान पे जहां पे चमकता सेब दिख रहा है पैकिंग के साथ, वो शायद 200 रुपए होगा। 100 रुपए किलो, और वहां होगा 200 रुपए किलो। वो 200 रुपए किलो में भी बेच लेता है। कारण क्या है? क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है। वो अच्छा क्यों दिख रहा है उसकी कारण बताते हैं। सबसे पहले तो उस सेब पे वैक्स लगाया हुआ है, मोम लगाया हुआ है, जिससे उस पर चमक आ रही है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। आप खाएंगे तो आपको नुकसान होगा उससे, क्योंकि वैक्स आपके शरीर में जा रहा है, ठीक है। तो वो चमक तो वैक्स है, बिल्कुल नुकसान दे रही है। स्टिकर जो आप घर लाएंगे तो उखाड़ना ही है आपको, ठीक है, और जो पैकिंग किया है वो तो खाएंगे नहीं, वो पैकिंग भी उतार के फेंकनी है आपको, ठीक है, जिसका आप 100 रुपए और अलग से देके आ रहे हैं। यहां पे ये कह रहा है कि ये जो सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, मैं फल वाला हूं, मैं किसी को ये काम दे दिया कि चलो इस पे वैक्स लगाओ, स्टिकर लगाओ, पैकिंग करो, तो ये जो सर्विसेज के मैं पैसे दूंगा ये विदाउट जीएसटी होगा, ठीक है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन किसे कहते हैं? एम्बेसीज को। ये जो फॉरेन एम्बेसीज हिंदुस्तान में आके सर्विसेज दे रहे हैं, एम्बेसी, ये फॉरेन एम्बेसीज हिंदुस्तान में आके जो सर्विसेज दे रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। और क्या है? 68 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पे ध्यान दीजिएगा, टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी मतलब जो गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स बॉडी है। आईपीएल नहीं आता, नॉट आईपीएल, मैं लिख देता हूं फिर से, ये गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स बॉडी को प्लेयर की तरह सर्विस देते हो, रेफरी बनते हो, उसमें एम्पायर बनते हो, कोच बनते हो, कोई भी सर्विस देते हो, ठीक है, तो वो उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर आप सेलेक्टर हो, कमेंट्रेटर हो, क्यूरेटर हो, टेक्निकल एक्सपर्ट हो, तो आपकी सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा। किसी भी सरकारी खेल में, ठीक है, आप खिलाड़ी हो, आप अंपायर हो, रेफरी हो, आप कोच हो, तो आप जो सर्विसेज दे रहे हो उस सरकारी स्पोर्ट्स बॉडी को, आपकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर आप कमेंट्री करते हो, ठीक है, सिद्धू की तरह, ठीक है, आप सेलेक्टर हो, आप प्लेयर सेलेक्ट करते हो, राइट, तो आपकी सर्विसेज पे जीएसटी है। हाँ, यही अगर आप प्लेयर हो आईपीएल में, आप अंपायर हो आईपीएल में, तो जीएसटी लगेगा वो, क्योंकि सरकारी स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, राइट। सो ये थी कहानी सर्विसेज की बच्चों। और उसके बाद देखिए सर्विसेज एग्जेम फ्रॉम आईजीएसटी भी है। तो ये हम लोग सारी जो लिस्ट पढ़ रहे थे वो सीजीएसटी से पढ़ रहे थे, और आईजीएसटी में रिपीटेशन ही है, कुछ की रिपीटेशन है यहां पे, बट आईजीएसटी से भी एग्जेम्प्टेड है ये सर्विसेज, ऐसा करके बताया गया है। मोस्टली ये रिपीटेशन है, आप इसको भी देख लीजिएगा, 1-2 पन्ने का ये भी है, ठीक है। तो ये थी मोटा मोटी सर्विसेज, जिसको टिक लगाया उसे फोकस करके ध्यान से देखिएगा। एक बार अनटिक्ड को भी आप अपनी स्वेच्छा से देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज से आपको क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि जब हम एक दो बार पढ़ लेते हैं ना और जैसे ही एग्जाम में ये सर्विसेज के नाम आते हैं तो क्लिक करते हैं कि यस हमने ये सर्विस के बारे में पढ़ रखा है, सुन रखा है एंड दिस इज एग्जेम्प्टेड। आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें 4-5 सर्विसेज के बारे में बताया गया कि एक सर्विस प्रोवाइडर ये 4-5 सर्विसेज दे रहा है, जिनमें से हो सकता है कि ये जो 2-3 सर्विसेज हैं वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, लेकिन बाकी जीएसटी के दायरे में आती हैं। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी जीएसटी के दायरे में आती हैं। हो सकता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको ये बताना है कि कौन सी सर्विसेज पे जीएसटी है, कौन सी पे नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि सभी सर्विसेज के साथ वैल्यू ऑफ सर्विस भी दी हुई है और आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई जो जीएसटी एग्जेम्प्ट है जिसपे उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी जो भी सर्विसेज है उनकी वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे ये कहे कि इस पे टैक्स कंप्यूट कर दीजिए, तो अकॉर्डिंगली टैक्स का रेट एग्जाम में दिया होगा। आपको किस सर्विस पे कौन सा जीएसटी का रेट है या किस गुड्स पे कौन सा जीएसटी का रेट है ये याद नहीं करना होता। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जीएसटी के रेट्स क्या क्या है ये आपको जरूर बताया गया है, 5, 12, 18, 28 वगैरह, लेकिन किस आइटम पे क्या है, किस गुड्स पे, किस सर्विसेज पे क्या रेट चल रहे हैं ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम में जीएसटी का रेट जरूर प्रोवाइडेड होगा और ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है कि आप लोगों को जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, हजारों गुड्स एंड सर्विसेज है, उनके रेट्स पता हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। विल स्टॉप हियर।